नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले आज मैं आपको पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज 5 जून है, 5 जून, और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए, आज मैं आपके सामने एक हिंदी का फर्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है वर्ण विचार। इस टॉपिक के अंदर आज मैं आपको सभी जितने भी वर्ण हैं उनकी जानकारी दे दूंगा, और जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड संबंधित बातें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, वर्ण स्टार्ट करते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि सबसे छोटी ध्वनि आप जिसे बोलें या जिसके टुकड़े नहीं हो सके उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। साधारण शब्दों में बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये वर्ण होता है। अब वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? जो वर्णों के समूह होते हैं, वर्णों के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। वर्ण भाषा, वर्ण भाषा को हम लिखित या मौखिक दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, कोई भी भाषा होती है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? या फिर लिखित या मौखिक। और भाषा क्या होती है? भाषा वह चीज़ है, यानी कि अगर मैं भाषा की डेफिनेशन दूं तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, हम अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं, हम किसी को अपने बारे में बता सकते हैं, हम उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं। ये सब कुछ भाषा में आता है। भाषा दो तरीके की, लिखित, ये देखिए यहाँ लिखित मैंने गलती लिख दिया था, लिखित और मौखिक। अब बात करते हैं वर्ण के भेद, यानी वर्ण। जो वर्णों के भेद की बात करूं तो कितने होते हैं? देखिए, वर्णों के जो भेद है, पहली बात तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन 33। तो ऐसे करके जो बनते हैं, ये टोटल बनते हैं 44। लेकिन अगर मैं हिंदी में देवनागरी लिपि के हिसाब से बात करूं, कंप्लीट, कि आपके सभी कुछ मिलाकर इसके अंदर संयुक्त व्यंजन हो, अनुनासिक हो, सब कुछ मिलाकर, तो टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। तब कितने होते हैं? 52 होते हैं। वैसे वर्णों के भेद में स्वर और व्यंजन, स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। अब देखिए, स्वर के बारे में जानते हैं कि स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है, स्वर की डेफिनेशन करें, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बिना किसी सहायता से किया जाए। देखिए, 11 होते हैं। ये होते हैं अ आ, ई उ ऊ, र से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से अनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये होते हैं 11। चलिए मैं लिख देता हूं, ये सभी होते हैं स्वर। अब स्वर की बात करें, अब यहां से टॉपिक होता है स्टार्ट स्वर का। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, अगर स्वर की बात करें तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अब ये कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिसे हर्ष स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आता है ह्रस्व स्वर। ये क्या होता है? यानी कि इसको अगर इंग्लिश बोलें तो ये आता है शॉर्ट वॉवेल।
दीर्घ मतलब लॉन्ग वोवेल, और प्लुत मतलब लॉन्गर। देखिए ये आ गया। इसके पश्चात अब आप क्या होगा, शॉर्ट वोवेल की बात करूं तो जिन स्वर के उच्चारण में टाइम कम लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में टाइम यानी कि समय कम लगता है, उनको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। और ये सिर्फ 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? आ, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि। दीर्घ स्वर की बात करूं तो दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। कितना लगता है? 2 टाइम्स। अगर मैं बात करूं दुगना समय लगता है, तो देखिए ये कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं आ, यानी बड़ा आ से आम, फिर बड़ी ई से इमली, बड़ा ऊ से ऊन, फिर ए, आई, ओ और औ। अब आता है प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर क्या होता है, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से क्या होता है, 3 गुना टाइम लगता है। 3 गुना। ये सबका कंपेयर किससे हो रहा है? सबका कंपेयर ह्रस्व स्वर से हो रहा है। किससे हो रहा है? ह्रस्व स्वर से। इसे ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। यहाँ दुगना समय लग रहा है, यहाँ 3 गुना समय लग रहा है। और देखिए ये कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं, इनको बोलते हैं ओम, या आप बोल सकते हैं हे राम, ऐसे करके। ये जो आता है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम लेता है, तो इसलिए इसमें अधिक समय लगता है। ये स्वर की डिफाइन मैंने आपको वर्ण विचार स्टार्ट कराया, उसमें आपको वर्ण की भाषा बताई, वर्ण की डेफिनेशन बताई, वर्ण क्या होते हैं, भाषा बताया। भाषा 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। वर्णों के भेद बता दिए। स्वर और व्यंजन होते हैं। देखिए स्वर 11 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, टोटल 44 होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको स्वर को डिफाइन कर दिया और स्वर के बता दिया कि स्वर 11, ये जो 11 व्यंजन है, सॉरी 11 स्वर हैं, ये 11 स्वर है। स्वर के टाइप बता दिए कि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद यानी 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर यह बता दिया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए बात करते हैं व्यंजन की। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन, जो कुल व्यंजन है वो कितने हैं? 33 व्यंजन हैं कुल। और व्यंजन कैसे बोलते हैं कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारणों में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता? जितने भी हमारे स्वर हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। और देखिए व्यंजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो व्यंजन है के प्रकार, अगर व्यंजन के प्रकार की बात करूं, व्यंजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। देखिए अंतस्थ जो है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अंतस्थ, ये हाँ अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन के प्रकार हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो होती है 25। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 4, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इनकी भी संख्या 4। इन सभी को मिलाकर जो टोटल संख्या बनती है वो 33 बनती है। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। चलिए पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, वायु, कंठ,
तालु, मूर्धा, दंत अथवा ओष्ठ यानी कि ओंठ। देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी वायु है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है। इनकी संख्या मैंने आपको बता दी 25। तो देखिए इनके वर्ग होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं इनके वर्ग और यहाँ पर जो इनके अंदर व्यंजन आएंगे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला आएगा का वर्ग। देखिए का वर्ग का क्या होता है? का वर्ग में का, ख, ग, घ और इंग यानी क ख ग घ इंग। फिर आता है चा वर्ग। इसमें क्या आएगा? चा, छ, छा से छतरी बोलते हैं, इसे ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। जा से जहाज, झा से झरना, इया। फिर आता है टा वर्ग। टा वर्ग को क्या बोलते हैं? टा टमाटर, ठा ठटेरा, डा डलिया, डा ढक्कन और अड़ा। इसके बाद दो और आते हैं। देखिए का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। अब आता है ता वर्ग और लास्ट पा वर्ग। ता वर्ग के अंदर ता, था, द, धा, ना और पा वर्ग के अंदर पा, फा, बा से बकरी, भा से भालू और माँ से मछली। ये सभी जो हैं टोटल होते हैं हमारे 5 वर्ग और कुल इसके अंदर जो व्यंजन आते हैं वो आते हैं 25 व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन के अंदर 25 व्यंजन आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ, देखिए अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है। किसके मध्य? स्वरों और व्यंजनों के मध्य, उनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और व। या, रा, ला, व। अब आता है ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ये वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हवा होती है वो मुख से यानी कि मुंह से टकरा जाती है और मुख से टकराकर क्या करती है? ऊष्मा पैदा करती है यानी गर्मी पैदा करती है। इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। देखिए अब ये कौन कौन से होते हैं? ये भी 4 होते हैं, मैंने आपको बताए थे ऊष्म व्यंजन। अब देखिए 4 कौन से? शा, शा, सा से सपेरा और हा से हल। ये होते हैं 4 व्यंजन। तो मैंने ये व्यंजन आपको अभी बताए, व्यंजन के 3 प्रकार बताए। देखिए इसमें एक व्यंजन और होता है संयुक्त व्यंजन, लेकिन वो इन सबसे अलग होता है। ये वो व्यंजन है जो नॉर्मल व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन नहीं होते, यानी 2 व्यंजनों को मिलाकर नहीं बनते हैं। ये सिंपल एक व्यंजन और इनके सहायता जो करता है वो स्वर करता है, तो उसके सहायता से ये व्यंजन बनते हैं। तो टोटल व्यंजन 33। आगे बढ़ते हैं। तो वह, अयोग, वाह। देखिए अयोग वाह क्या होता है? देखिए अयोग वाह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। ये ना तो स्वर होते हैं और
ना ही व्यंजन होते हैं, तथा ये हमेशा स्वर के पश्चात और व्यंजन से पहले इनको लिखा जाता है। मैंने अयोगवा दो प्रकार के बताए थे। देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं अंग और आ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अनुस्वार को कैसे लिखा जाता है? देखिए, अनुस्वार को ऐसे लिखा जाता है और विसर्ग को ऐसे। सबसे पहले अनुस्वार पढ़ते हैं। अनुस्वार क्या होता है कि अनुस्वार, इसके अंदर हमारे बोलने से, जब हम बोलते हैं यानी जब हम बात करते हैं, तो जो हवा होती है, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तब इसकी जो हमारे मुख से हवा निकलती है वो केवल नाक से निकलती है। जो हवा कहाँ से निकलती है? हवा केवल नाक से निकलती है। उच्चारण करते समय जब हवा केवल नाक से निकले तो उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे कि हंस, पतंग, पंछी, मंदिर, ये सभी अनुस्वार के एग्जाम्पल हैं। सभी अनुस्वार के एग्जाम्पल हैं। आगे पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, विसर्ग। किसके बारे में? विसर्ग के बारे में। देखिए, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का चिन्ह तो मैंने आपको बता दिया कि विसर्ग का चिन्ह यह है, और अनुस्वार का चिन्ह भी मैं आपको यहाँ पे बताया था कि यह अनुस्वार का चिन्ह है। तो विसर्ग का प्रयोग हम कब करते हैं? वर्ण के आगे दो बिंदुओं के रूप में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नमः। नमः क्या है? विसर्ग की सहायता से इसको लिखा गया। जैसे कि प्रात, अतः, यहां भी विसर्ग आती हैं, तो ये होता है विसर्ग। देखिए, इसके अंदर मैं आपको अब बता देता हूं, अनुनासिक भी बता देता हूं और आगत ध्वनि भी बता देता हूं। थोड़ा सा मैं इनको डिफाइन और कर देता हूं, एक्सप्लेन में। देखिए, अब बात करते हैं अनुनासिक की। किसकी बात करते हैं? अनुनासिक। देखिए, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। अयोगवा सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा जो होते हैं वो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुनासिक की बात करूं तो इसके अंदर जब हम उच्चारण करते हैं तो अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी हवा होती है वह नाक और मुंह दोनों की सहायता से निकलती है। जैसे कि आंख, गांव, पांच, ये सब। ऐसे ही हलंत होता है, आगत ध्वनि होती है। आगत ध्वनि में जैसे डॉक्टर, हलंत के अंदर अगर बात करूँ तो उद्देश्य, नुक्ता, निम्न बिंदु, ऐसी बहुत सारी होती हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल हम व्यंजन की बात कर रहे थे तो व्यंजन की बात करते हैं। देखिए कि सभी का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे ही दूं। चलिए दे देता हूं, सभी का दे देता हूं मैं। आगत ध्वनि, अगर मैं आगत ध्वनि की बात करूं, देखिए आगत ध्वनि का जो चिन्ह है वो चिन्ह कैसा है? ऐसा है, ऊपर की तरफ। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि डॉक्टर, काफी या कॉपी, ये सब आगत ध्वनि है। हलंत की बात करूं, देखिए हलंत का जो साइन होता है यानी जो सिंबल होता है वो नीचे ऐसे आता है, नीचे की तरफ आता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्यंजन है वह आधा है। कैसा है? आधा है।
या स्वरहीन है, यानी कि उसके अंदर स्वर नहीं मिला। जैसे कि अगर मैं बताऊं, लिखते हैं जैसे उद्देश्य, गद्दा, ये सब हलंत है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन की। देखिए, मैंने आपको 11 स्वर और 33 व्यंजन तो बता दिए। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब दो अलग अलग व्यंजन, यानी कि विभिन्न व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन के मेल से जो नया व्यंजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। देखिए, मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ कुछ और बता देता हूँ। ये संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। छ से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल। देखिए, इसको कैसे लिखते हैं? आधा का हलंत वाला और स से षटकोण वाला। और स से षटकोण को भी आप पूरा कैसे लिखेंगे? अगर आधा लगा दूं तो फिर क्या आ जाएगा? आ से अनार। दो तरीके से हो सकता है। सेम ऐसी आधा ता प्लस रा। अगर मैं अलग तरीके से लिख के देखूं तो आधा रा प्लस आ, तब ये ऐसे बनेगा। ये आधा जा प्लस या, और ये शा प्लस रा, ये ऐसे बनता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। इनके एक एक एग्जाम्पल अगर दूं तो देखिए, इसका बनेगा पक्षी। अगर चलिए एक और ले लीजिए, अक्षर। देखिए अक्षर, इसका बनेगा नेत्र। एक और ले लें तो मित्र। देखिए इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा यज्ञ, आज्ञा, और इसका श्रम, श्रमिक। चलिए एक और ले लेते हैं, श्रवण। ये व्यंजन, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो चुका है। अभी व्यंजन और भी बचे हैं। इसमें व्यंजन अभी हम जो पढ़ेंगे वो उच्छिप्त व्यंजन आएगा। क्या आएगा? उच्छिप्त व्यंजन। तो देखिए, अभी व्यंजन तो काफ़ी कुछ बचे हैं। देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी की सेकंड पार्ट है जो आज मैंने पढ़ाया आपको, वर्ण विचार। इसके सेकंड पार्ट की वीडियो है, उसके अंदर मैं वर्णों का उच्चारण के बारे में बताऊंगा कि वर्णों का उच्चारण हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन अंदर कौन कौन से जो हैं वर्ण आते हैं हमारे। नेक्स्ट, और उसके बाद मैं उच्चारण के स्थान पर अल्प प्राण और महाप्राण का भी बताने वाला हूँ। मैं प्राणत्व के आधार पर भी बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे और कौन कौन से वर्ण नहीं आएंगे। देन उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण बताऊंगा कि व्यंजन उच्चारण के स्थान पर कौन कौन से होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे व्यंजन हैं जिनका मैं आपको बताने वाला हूँ। सघोष और अघोष व्यंजन बताऊंगा, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो को इस वीडियो के बाद देखना जरूर, क्योंकि तभी आप जोड़ पाएंगे इस वीडियो को अगली वीडियो से, और तभी आपको वर्णों का यानी वर्ण विचार का संपूर्ण ज्ञान मिल पाएगा कि वर्ण विचार के अंदर क्या क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।